ओके, C4 प्लांट, C4 साइकिल डिस्कस कर चुके थे ना, है ना। तो C4, हाँ, तो C4 साइकिल को ही फर्दर और स्टडी करेंगे, है ना। कंपैरिजन करेंगे हम लोग C3 साइकिल और C4 साइकिल में। फाइन। अच्छा, एक चीज देखेंगे जरा, C3 साइकिल में कितना एटीपी खर्च हो रहा है, थोड़ा देख के बताएंगे कि C3 साइकिल में कितना एटीपी खर्च हो रहा है और कितना NADH2 खर्च हो रहा है, देख के बताएंगे जरा। टोटल नंबर ऑफ एटीपी और टोटल नंबर ऑफ NADH2 यूज ड्यूरिंग C3 साइकिल, देख के बताएंगे एक बार। ठीक ना। इन ऑर्डर टू फिक्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना। Sir, 18 ADP, ATP and 12 NADPH. 18 ATP खर्च हो रहे हैं। फाइन। कैन यू टेल मी where the ATPs are being used in C3 cycle? दो जगह पे यूज हो रहा होगा एटीपी, देख पा रहे होंगे। एक रिडक्शन में और एक रीअरेंजमेंट में। रीअरेंजमेंट नहीं, रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है, उसको रीजनरेशन कहेंगे हम लोग। रीअरेंजमेंट तो कार्बन का होता है। फाइन, रीअरेंजमेंट किया जा रहा है फॉर रीजनरेटिंग द RUBP। फाइन, तो 12 एक जगह, 6 एक जगह हो रहा है। ओके, कूल। C4 साइकिल में आइए। C4 साइकिल में हमने देखा मेसोफिल सेल्स में कुछ एटीपी खर्च हो रहा है, इस चीज को समझ पा रहे हो। मेसोफिल सेल्स में भी एटीपी का खर्च हो रहा है, थोड़ा देखेंगे जरा कहाँ पे एटीपी खर्च हो रहा है मेसोफिल सेल्स में इन केस ऑफ C4 साइकिल। दिखा? यस सर। कहाँ पे जब खर्च हो रहा C3 है? एसिड जब पेप में कन्वर्ट होता है। ओके, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फाइन, तो वहां पे कितना एटीपी खर्च हो रहा है इन ऑर्डर टू फिक्स वन, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? कितना? 12। 12। फाइन, ओके। और NADH2 तो कहीं पे एडिशनल खर्च नहीं हो रहा है ना। NADH2 का कहीं एडिशनल यूज तो है नहीं। ऊपर वाला स्टेप में NADH2 का यूटिलाइजेशन हो रहा था, नीचे वाला स्टेप में NADH2 बन रहा है। फाइन, सो NADH2 को कंसिडर भी नहीं करें, ना करे तो चलेगा। फाइन, क्योंकि जितना बना उतना यूज हो गया। ओके, हमने ये देखा C4 साइकिल में in order to convert pyruvic acid into phosphoenol pyruvate there is requirement of 12 ATP। तो हम बोल सकते हैं C4 साइकिल में एडिशनल 12 ATP का जरूरत है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस, वी कैन से, है ना। यही एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। फाइन, तो इन केस ऑफ C4 साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑल टुगेदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए? 11, 13, 5, 30। 30। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, 30 एटीपी चाहिए। अच्छा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए तब? इन ऑर्डर टू फिक्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो था 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 30 एटीपी चाहिए ना। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए था? 5। कितना? 5 ना, या 6? 6 5 जो 30, 5 ना। 6 divided by 35, yes. In order to fix 1 carbon dioxide there is a requirement of 5 ATP। ठीक है, आज केम साइकिल देखेंगे। केम साइकिल से पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं C4 साइकिल और उसके कुछ कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। फाइन, ओके।
ठीक है, ये सब तो कर लिए थे, कंपैरिजन कर लिए थे, फाइन। एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना। सो देखते हैं हम लोग किसकी किस में देखते हैं, C4 में देखते हैं और C3 साइकिल में देखते हैं। To fix 1 CO2 6 CO2, फाइन। C3 साइकिल में इसको हमको 4 डायमेंशन बनाना होगा। ATP का खर्च, यहाँ पे NADPH2 का खर्च, ये 4 डायमेंशन हो गया। बताएंगे in case of C3 cycle what is the total number of ATP required in order to fix 6 carbon dioxide? 18 ATP लग रहा है, 18, fine. What is the number of NADH2? I guess 12, यही ना। okay 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 ATP NADH2, फाइन। एक और डायमेंशन बनाना पड़ेगा लगता है हमें। कि बॉक्स कुछ अलग तरीके से बनाते हैं कि जिसमें सब कुछ आ जाए। ATP NADH2, ठीक ना, with respect to production of one glucose molecule, फाइन। सो लिख देंगे 18 और इसमें 30, सही है, 12 12, ये है ना जी, ठीक है। टू फिक्स 1 CO2, एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP खर्च होगा? 12, 2 ATP हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 छक्का 30, 2 छक्का 12, है ना। आगे बढ़े, 3 होगा ना। 3 चौक 12 कितना, 6 दूनी 12, 5 के 30, कितना होगा ये, 1 है ना जी। ATP है ना 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, अच्छा हाँ, ATP देखना है ना हमें, हम NADH को देख रहे थे, यस, फाइन। आगे बढ़े, यहीं से क्वेश्चन आता है जी, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ C4 साइकिल। इम्पोर्टेंस ऑफ C4 साइकिल, है ना। C4 साइकिल टॉलरेट कर सकता है हायर टेम्परेचर और बहुत सारे प्रकार के स्ट्रेस कंडीशन को भी,
है ना, तो मेंशन करना है इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसके अंदर फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट है, फाइन, फोटो रिस्पिरेशन इसके अंदर एब्सेंट है। जब फोटो रिस्पिरेशन इसके अंदर एब्सेंट है तो बायोमास प्रोडक्शन क्या होगा? Increase. हाँ, बायोमास प्रोडक्शन इज हाई, प्रोडक्शन इज हाई। ठीक है, ये ऑपरेट हो सकता है इन लो CO2 concentration. It can operate on the low CO2 concentration. कहने का मतलब है कि ये CO2 का स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर सकता है, कैन टॉलरेट CO2 स्ट्रेस, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, कैन टॉलरेट वाटर स्ट्रेस टू, है ना, वाटर स्ट्रेस को भी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो बंडल शीट सेल्स हैं ये बहुत ही ठीक है, आसानी से पानी एस्केप आउट नहीं होता है ना, पानी का यूटिलाइजेशन इसमें ऑप्टिमम लेवल में होता है, ठीक ना। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज वेरी एफिशिएंट, इट efficiently these plants utilizes the water efficiently, fine, okay. It can also tolerate the salt concentration, can tolerate saline or acidic condition, है ना। क्यों ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है? क्योंकि इसके अंदर भी एसिड का प्रोडक्शन होता है, तो यदि बाहर एसिड है तो इसके शरीर के अंदर भी एसिड है, बैलेंस हो जा रहा है। सिंस मैलिक एसिड फॉर्मेशन occurs in it, है ना, इसके शरीर के अंदर भी हो रहा है मैलिक एसिड का प्रोडक्शन। तो इसी तरीके से इसी के चलते ये हाई सॉल्ट और एसिड को भी टॉलरेट कर सकता है ना। कहने का मतलब कैन टॉलरेट एडवर्स सोइल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केम साइकिल, ठीक है। केम साइकिल इट इज ऑल्सो नोन एज क्रासलुसियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल और पाथवे, इसको पाथवे बोलते हैं, ठीक ना। केम स्टेन्स फॉर क्रासलुसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, फाइन। क्रासलुसिन एसिड मेटाबॉलिज्म एक अलग प्रकार का ही फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है ना। हियर होता क्या है इस केस में, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड
का एब्जॉर्प्शन होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिजर्व करके रखा जाता है रात भर। जैसे ही सुबह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा वापस ले लिया जाता है ना? और यूटिलाइज किया जाता है C3 साइकिल में, मतलब ग्लूकोज बनाने में, है ना? ये स्ट्रैटेजी करी जाती है in order to stop the transpiration. We know that during daytime the stomata is open. Stomata open होने से transpiration होता है, पानी लॉस होता है। फाइन, रात में ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है, तो इसीलिए ये सब पौधे रात के समय में अपने स्टोमाटा को ओपन करेंगे। उसी के दौरान कार्बन का कन्वर्जन होता है एक एसिड में। कहने का मतलब कार्बन को टेम्पोरली एक प्रोडक्ट में बना के रखा जाता है ना? सुबह होगा, स्टोमाटा बंद हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन खत्म हो जाएगा, कम जाएगा, घट जाएगा ट्रांसपिरेशन, है ना? अब उस टेम्पोररी प्रोडक्ट में से कार्बन को डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से निकाल लिया जाएगा और भेज दिया जाता है केल्विन साइकिल के लिए, है ना? अब पूछोगे कि सर रात को ही क्यों नहीं हो जाता ये प्रोसेस? तो रात को ये प्रोसेस हो पाता जब इसके पास NADH2, NADPH2 और ATP रहता तब। बट during नाइट टाइम देयर इज नो ATP and NADPH2 बिकॉज लाइट रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना? तो इसीलिए ये रिएक्शन सुबह में होता है और पार्शली रात में होता है। फाइन, ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। इट occurs in Crassulaceae family, एग्जाम्पल देंगे हम प्लांट का, ठीक है। सक्लेंट प्लांट्स में ज्यादातर होता है, ठीक ना? और इसका जो स्टोमाटा है उसको कहा जाता है स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा, ठीक है। दिस प्लांट पोजेस स्कोटोएक्टिव स्टोमाटा। फाइन, स्कोटोएक्टिव कहने का मतलब रात के समय में ओपन होना, इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, मीन्स ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम ओपन स्टोमाटा। नॉक्टरल एनिमल वो होते हैं जो रात के समय में निकलते हैं शिकार के लिए, उसको नॉक्टरल एनिमल कहा जाता है ना? डे टाइम में क्या होगा? क्लोज स्टोमाटा। फाइन, दिस इज स्कोटोएक्टिव। एक होता है फोटोएक्टिव स्टोमाटा। तो फोटोएक्टिव स्टोमाटा वो होंगे जो लाइट के प्रेजेंस में ओपन होंगे। फाइन, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है। किसमें होता है ये? तो ये टेक्स प्लेस इन, ठीक है, OKSP, ठीक है। अपोन्शिया में, अपोन्शिया जानते हैं क्या होता है? कलांचो में, सेडम में एंड पाइनएप्पल में। फाइन, इन्हीं सभी के अंदर ये वाला प्रोसेस होना है। ओके, चलिए और कुछ कैरेक्टर्स बता दे रहा हूँ। केम प्लांट के पास कोई स्पेशल एनाटॉमी नहीं होता है। केम हैज नो स्पेशल एनाटॉमी। स्पेशल एनाटॉमी, फाइन, कोई स्पेशल एनाटॉमी नहीं है, ठीक है। इसके पास नॉर्मल मेसोफिल सेल्स है, ठीक है, नॉर्मल मेसोफिल सेल्स है इसके पास। और यहाँ पे भी 2 बार कार्बन का फिक्सेशन होता है। Here too the carbon fixation occurs twice. CO2 fixation occurs twice. Any question? कोई कुछ पूछना चाहेगा?
कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा यहाँ तक? मैकेनिज्म बता रहा हूँ अभी। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, रात के समय में क्या हो रहा है? से दिस इज द स्टोमाटा। फाइन, रात के समय में स्टोमाटा ओपन है, ओपन स्टोमाटा। फाइन, so stomata is open means CO2 will skip into the plant। ठीक है, सेल्स में आना है, यहाँ पे हम बना रहे हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक है, दिस इज मेसोफिल सेल। देखिए क्या होता है, दिस CO2 enters the mesophyll cells, है ना। CO2 कंबाइन होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट से। फाइन, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन एंजाइम है पेप्केस। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एंड वी नो दैट द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाइन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। नाउ दिस मैलिक एसिड is stored in vacuole, stored in vacuole, है ना। मैलिक एसिड किसके अंदर स्टोर हो रहा है? वैक्यूल के अंदर, ध्यान देंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं रात के समय में कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। कैन वी से? Yes, sir. Yes, here we can say that nocturnal carboxylation and nocturnal acidification is occurring, है ना। तो ये प्रोसेस हुआ रात के समय में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम। दिन हो गया, है ना, दिन हो गया। देखते हैं दिन के समय में क्या हो रहा है। ठीक है, तो दिन के समय में सेम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हियर द स्टोमाटा इज क्लोज, क्लोज स्टोमाटा। फाइन, क्लोज द स्टोमाटा है। मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स, ये रहा वैक्यूल, है ना। वैक्यूल से निकल आएगा मैलिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड में डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होना है। डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोस कौन सा प्रोसेस? ठीक ना, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉलो C3 साइकिल, है ना। ग्लूकोज बनाने का बस एक और एक तरीका है, दैट इज C3 साइकिल। वो सभी प्लांट में होता है, दिस इज यूनिवर्सल पाथवे, है ना। ये प्रोसेस होना ही होना है सभी प्लांट में। ओके, सो डिकार्बोक्सिलेशन के चलते
मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ओके, और यही रात के समय में, ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, है ना। समझ में आया? समझ में आया यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? हियर पायरुविक एसिड से स्टार्च कैसे बनेगा? पायरुविक एसिड, ये पाथवे, लंबा चौड़ा पाथवे ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस है ना। बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू ये बन सकता है स्टार्च। वो कंसर्न नहीं है हमारा, है ना। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? डिकार्बोक्सिलेशन, decarboxylation and then carboxylation, है ना, leading to formation of, leading to synthesis of carbohydrate, that is glucose. फाइन, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। कोई डाउट C4 साइकिल में? up to here, if somebody is facing some doubt, then tell me. Shall I move? Yes, sir. Let's do the comparison between C4 cycle and chem cycle. Comparison between C4 plant and chem plant. Fine. So यहाँ पे हम करते हैं C4 plant, यहाँ करते हैं chem plant. Fine. Okay. In case of chem plant, sorry, in case of C4 plant, first carboxylation कौन से सेल में होता है? Mesophyll cells. हाँ, first carboxylation occurring in mesophyll cells ना, mesophyll cells। यहाँ पे फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, अच्छा सेकेंड कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है? Bundle sheath cells. occurring in bundle sheath cell, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है? both are occurring in कहाँ? मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा है ना। Yes, sir. फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, कैन यू टेल मी द टाइम? दिन के समय में हो रहा है या रात के समय में हो रहा है? ठीक है, पहला कहाँ हो रहा है? नाइट के समय में, और दूसरा कहाँ हो रहा है? डे के समय में। ये डिफरेंस है कि नहीं है? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन इज occurring during नाइट टाइम एंड सेकेंड कार्बोक्सिलेशन इज occurring during डे टाइम। ये समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट Yes, sir. कार्बोक्सिलेशन, यस, Sure. गुड गुड। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन during night और सेकेंड कार्बोक्सिलेशन during डे, है कि नहीं?
है ना, दिन के समय में। Shall I move? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. Let's see the comparison between Ribosco and peptidase enzyme. Comparison. Comparison between RUBISCO and पेप्को। ठीक है, पेपकेज बोले या पेप्को बोले, सेम थिंग। इन सभी से क्वेश्चन आता है जी। फाइन, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग दिस। ओके, रिबिस्को इज अ क्लोरोप्लास्ट बेस्ड एंजाइम। कहने का मतलब रिबिस्को एंजाइम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेगा, साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा। फाइन, इट इज क्लोरोप्लास्ट बेस्ड enzyme. Okay, while pepco is a cytoplasmic based enzyme, मतलब पेप्को प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। रुबिस्को इंटरेक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ। It can interact with both CO2 and O2, लेकिन पेप्को सिर्फ और सिर्फ और CO2 के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। It can only brings the reaction with it react with CO2 only, है ना, ऑक्सीजन के साथ नहीं। ओके, रिबिस्को एंजाइम प्रेजेंट रहेगा सभी प्लांट में। इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट। ठीक है, जैसे कि C2 में भी रहेगा, C4 में भी रहेगा, C3 में रहेगा, C4 में रहेगा, केम में रहेगा, है ना, सभी प्लांट के पास रहना है ये। फाइन, और पेप्को प्रेजेंट रहेगा सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में और केम प्लांट में। प्रेजेंट ओनली इन C4 and केम प्लांट। फाइन, केम प्लांट के पास सॉरी केम प्लांट बोल रहे हैं, पेप्को के पास ज्यादा एफिनिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के टुवर्ड्स। इसी में मेंशन कर दे रहा हूँ। एंड हैज हाई affinity towards CO2. फिनिश। ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जितनी पाथवे थे इस चैप्टर में सारे खत्म हो गए। फाइन, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट में। फाइन, comparison among C3, C4 and Chem plant। चलिए देखते हैं।
है ना। तो इस पृथ्वी पे 93% ऐसे पौधे हैं, 94% ऐसे प्लांट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट ही C3 साइकिल होता है, मतलब एक्सक्लूसिवली C3 साइकिल होगा, समझे कि नहीं। वैसे C3 साइकिल सभी पौधों में होना है ना, C4 प्लांट में भी होना है, केम प्लांट में भी होना है, ओके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल होना है ना, ओके। नो C4 साइकिल, नो केम साइकिल, ओके। इस तरीके के 94% प्लांट हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल ही होता है ना। उसके अलावा C4 साइकिल नहीं होगा, केम साइकिल नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? थोड़ा Yes, सा sir. ट्विस्टिंग है ये, है ना। C3 साइकिल तो सभी प्लांट में होना है, लेकिन 94% प्लांट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ C3 साइकिल होगा, है ना। केम साइकिल नहीं होगा, C4 साइकिल नहीं होगा उनमें, ठीक है। Occurring in 94% of the total plant. Fine. C4 प्लांट फॉलो करने वाले पौधे बहुत ही कम है, लेस देन 1%, है ना। और केम प्लांट लगभग 5 से 6% है। नेक्स्ट, क्रायन एनाटॉमी देखते हैं किसमें किसमें है। C3 में क्रायन एनाटॉमी है क्या जी? No, sir. नहीं है ना। C4 में है क्रायन, केम में भी क्रायन एनाटॉमी नहीं है। फाइन। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Type of chloroplast. Can you tell me which type of chloroplasts are present in case of C3 plant? Granule chloroplast है ना। C4 प्लांट के अंदर किस प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। टू टाइप्स, कौन से? ग्रैनुल एंड ए ग्रैनुल। नाउ कैन यू टेल मी ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है और ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? कैन यू टेल मी द सेल? सर ग्रैनल मेसोफिल में है, ए ग्रैनल बंडल सेट में है। गुड। फाइन, ओके। इन केस ऑफ केम प्लांट कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है? ओनली वन, दैट इज ग्रैनुल। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, कितना बार इन केस ऑफ C3? वंस ना, वंस। इसमें ट्वाइस, इसमें भी ट्वाइस, बोल सकते हैं कि नहीं? नाउ फोटो रेस्पिरेशन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फाइन। और इसके अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ओके, कोई डाउट यहाँ पे?
इस स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछेंगे। तो कैम में फोटो रिस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? फोटो रिस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए था? कंडीशंस ऑक्सीजन क्या क्या? एंड रुबिस्को, हाई टेम्परेचर। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए, हाई लाइट भी चाहिए। ओके, तो ये सब कंडीशन नहीं रहते हैं केम प्लांट के अंदर। ओके, और हमने ये भी बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिब्यूस को दो तरीके से काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजनेस की तरह और कार्बोक्सिलेज की तरह, है ना। क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है दिन के समय में, तो वो मेसोफिल सेल्स के पास इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है कि रिब्यूस को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। फाइन। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हम कहीं पे कार्बन टाइम्स द CO2 फिक्सेशन लिखे हैं, ट्वाइस लिखे हैं। पहले बार फिक्सेशन कौन से एंजाइम में होगा और दूसरा फिक्सेशन कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो सकता है, बता सकते हो क्या? पहला पेप्टेज, दूसरा रुबिस्को। इसमें भी वही होगा। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट में देखते हैं प्रोडक्टिविटी। है ना, प्रोडक्टिविटी इज कंपैरेटिवली लो इन केस ऑफ C3 प्लांट, है ना। इसमें हाई होता है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हो रहा है ना, और कम होता है इन केस ऑफ स्केम साइकिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज टू द CO2 फिक्स्ड, है ना। जितना CO2 का फिक्सेशन हो रहा है उतना CO2 प्लांट रिलीज कर रहा है ना। प्लांट और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज करते हैं, है ना। मान के चलो जितना CO2 रिलीज करा पौधा, वो CO2 यूटिलाइज हो गया कार्बन फिक्सेशन में, है ना। तो वहां पे कंपेंसेशन पॉइंट 0 बोल सकते हैं। ओके, it is the value of CO2 formed रेस्पिरेशन के दौरान इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, is the value of CO2 formed into carbohydrate to value of CO2 release। फाइन, नटशेल में कहेंगे तो CO2 fixed is to CO2 released, है ना। इसको कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। सो C3 प्लांट के अंदर जो कंपेंसेशन पॉइंट होगा दैट इज ppm 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इन केस ऑफ C4 प्लांट इट इज 0 to 10 ppm, and in case of chem plant it is 0 to 5 ppm, है ना। कहने का मतलब कि C3 प्लांट के केस में
बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना, इसमें थोड़ा कम और सबसे कम लेना पड़ेगा केम प्लांट में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन रेशियो। अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट पर CO2 फिक्स्ड, है ना, ये नीट जीप एम्स जीपमर में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना, अब नहीं आता है। ठीक ना, ये हो जाएगा 600 वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ये इसमें 300 मॉलिक्यूल का खर्च होना होता है और इसमें होता है 50 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा इतना डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ सोडियम आयन बाय फॉस्फोपायरुविक काइनेज, बताएंगे कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होगा फॉस्फोपायरुविक काइनेज एंजाइम का। कम ऑन, C3 प्लांट में चाहिए क्या? नहीं चाहिए। C4 में चाहिए, कहाँ चाहिए? सो चाहिए रीजनरेशन ऑफ, ड्यूरिंग रीजनरेशन ऑफ व्हाट, याद करो जरा, ड्यूरिंग फॉस्फोइनोल रीजनरेशन, हाँ, पायरुवेट। वेरी गुड, रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। याद आ रहा है, कॉल सेंसिटिव एंजाइम लिखे थे वहां पे, है ना, और यहाँ पे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? स्टार्च से, फाइन, स्टार्च से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के दौरान यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा ना, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट आएगा कहाँ से? तो ये आता है स्टार्च से, फाइन, स्टार्च से आएगा, ओके, और यहाँ पे ATP खर्च होगा, फाइन। तो उस ATP को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, नॉर्मल प्रोसेस के दौरान वो बन जाता है। सो खत्म होता है ये चीज यहाँ पे। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है, ये पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछता है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लास्ट टॉपिक है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, है ना, इसके पास एक ही फोटो सिस्टम है, बताया था मैंने, इट हैज ओनली वन फोटो सिस्टम, ठीक है, ओके, दैट इज BS1। हाँ BS1 नहीं, बोल सकते हो BS1, B870 और BS B870 और B890, है ना, ओके, ये प्रेजेंट रहेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, फाइन, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में नहीं बता रहे।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होंगे यहाँ पे? प्लांट के केस में तो इलेक्ट्रॉन डोनर पानी था ना, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे H2S, सोडियम थायोसल्फेट, ये सब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 2 फोटो सिस्टम हुआ ना? ना ना ना, और लिखे हैं ना, और लिखे हैं। किसी किसी बैक्टीरिया में ऐसा नहीं कि एक ही बैक्टीरिया के अंदर दोनों होगा। ओके, और लिखे हैं, एंड नहीं लिखे हैं। फाइन। एनर्जी, करेंसी, है ना। तो एटीपी होता है इसमें एनर्जी करेंसी, और NADH होता है। ध्यान देंगे NADPH2 नहीं है यहाँ पे, NADH है। ये एक मेजर डिफरेंस है। फाइन। तो ये सब प्रेजेंट रहेगा आपको बैक्टीरिया के अंदर। फाइन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। और इस चीज का डिस्कशन हम करेंगे एनसीईआरटी से ही। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे आते हैं हम लोग, जल्दी से खत्म करते हैं। वी हैव 20 मिनट्स। ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, है ना। इसको भरेंगे आप लोग, कॉपी पे बनाएंगे या कहीं पे भी भरेंगे और मुझे दिखाएंगे। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। सो बहुत सारे फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, है ना, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्वालिटी ऑफ लाइट, ओके, और क्या बोलेंगे, लाइट ड्यूरेशन। फाइन। एलिमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, रॉ मटेरियल्स और भी है कि नहीं है ना। जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तो बोल ही दिए, है ना। और कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, अवेलेबिलिटी ऑफ NADPH2, है ना। इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा, एक फ्रेज है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन, है ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहने का मतलब है कि ऐसा कोई रॉ मटेरियल जो मिनिमम कंडीशन में प्रेजेंट हो, है ना, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। फाइन, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चलिए इसको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेजिटेबल, है ना, आप वेजिटेबल प्रिपेयर करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव पोटैटो 5 kg, है ना, ब्रिंजल ऑफ 5 kg, cauliflower, कैबेज, मतलब 5-5 किलो सब सब्जी है। बट यू हैव मस्टर्ड ऑयल ऑफ 250 ml ओनली, है ना। तो आप कितना 15 किलो सब्जी कुक कर सकते हो क्या? या फिर आप 250 ml तेल के अनुसार ही सब्जी बनाओगे? कम ऑन टेल मी। 250 ml के तेल के यस, अनुसार। तो 250 ml यहाँ पे रेट डिसाइडिंग फैक्टर हो गया।
है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज एक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। फाइन, है ना। Yes. तो मान के चलो हमारे पास अथाह लाइट है ना, यस वी हैव प्लेंटी ऑफ लाइट, वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर आल्सो, है ना, बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस इन एटमॉस्फेयर, ओनली 0.03%, है ना। अब मान के चलो हम CO2 का कंसंट्रेशन भी बढ़ा लिए, है ना, लेकिन उस कंडीशन में इंजाइम्स, रुबिस्को इंजाइम भी तो होना चाहिए ना, तो रुबिस्को इंजाइम नहीं रहेगा, कम पड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में रुबिस्को विल एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। फाइन, ओके। So when several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factors come into effect. This states the following: if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to a minimal value, है ना, nearest to minimal value। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करेंगे। सो पहला फैक्टर देख रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यकता है, दैट इज लाइट, है ना। लाइट ऑप्टिमम अमाउंट में पड़ता है पृथ्वी पे, है ना, बट उसका हम लोग 10% पहुंचते पहुंचते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सैचुरेट हो जाता है। या फिर ऐसा कहें कि जैसे जैसे हम लाइट बढ़ाते हैं, है ना, as we increase the intensity of light there is an increase in the rate of photosynthesis, है ना, बढ़ते जाता है, but up to what percentage of light intensity, है ना, 10% तक ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू दिखता है ना। 10% के बियॉन्ड यदि लाइट को बढ़ा दे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता नहीं है। कहने का मतलब the rate of photosynthesis gets saturated at 10% of total light falling on earth। समझ में आया इसका मतलब? समझ में आया? लाइट सैचुरेशन नहीं समझना। हाँ हाँ, लाइट सैचुरेट नहीं कर रहा, फोटोसिंथेसिस सैचुरेट कर रहा है ना। कितने परसेंटेज ऑफ लाइट पे? 10% ऑफ लाइट पे, है ना। लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of the full sunlight। ठीक है, यहाँ पे लाइट सैचुरेशन कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सैचुरेट हो जा रहा है 10% ऑफ लाइट के चलते। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है जो हम अभी बोले हैं, है ना। एट 10% ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गेटिंग सैचुरेटेड। इट मीन्स दैट एनसीईआरटी सबके पल्ले नहीं पड़ते हैं, है ना, ऐसे ऐसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं लोग, समझे? नाउ शैल आई मूव? शैल आई? यस सर। ओके फाइन, याद रखेंगे, है ना। क्लास 12 में पढ़ोगे इकोलॉजी में that only 2% of the sun's light is coming under the category which is used in photosynthesis, है ना। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है 10% ऑफ सन्स लाइट, ठीक ना, पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये शब्द लिखा गया है। इकोलॉजी वाले चैप्टर में कुछ दूसरा लिखा गया है, 1 से 2% लाइट ही इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Only 1 to 2% of the photosynthetic active radiations are utilized for photosynthesis। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इकोलॉजी चैप्टर में। फाइन, so do not get confused with these two datas, है ना। और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, ये दोनों वैल्यू जरूर रहेगा, है ना। 10% भी रहेगा, 2 to 3% भी रहता है, तो आपको सोच समझ के देना है आंसर। फाइन, सो लाइट ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये रेयरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, रेयरली, है ना। अब जो क्या बोलेंगे, जंगल है
है ना, जंगल है, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, लाइट नहीं पहुंच पाता है किस पे क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बेड तक, है ना, तो उस केस में लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है ना, क्योंकि बड़े बड़े पौधों ने क्या करा, लाइट को रोक रखा है। और भी कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, पढ़ेंगे जरा। प्लांट इन शेड, हाँ हाँ, hence except for the plant in shade or in dense forest light is rarely limiting factor in nature। समझ में आया कि नहीं, जो Yes, sir. बेचारे शेड में है उनको तो लाइट मिल ही नहीं रहा है, और जो जंगल वाला केस मैंने बताया उनको लाइट नहीं मिल पाता है, ऑप्टिमम लाइट नहीं मिल पाता है ना, तो उनके केस में लाइट कैन बी द लिमिटिंग फैक्टर, फाइन। और लाइट का इंटेंसिटी यदि बढ़ा दे ज्यादा समय के लिए भी और ब्राइटनेस भी बढ़ा दे, देन इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसके चलते फोटो रेस्पिरेशन पौधा करवा रहा था। याद आया, याद आया। Yes, नाउ sir. ओके, दूसरा फैक्टर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, है ना। नेचर में, हमारे नेचर में व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज 0.03%, है ना, 0.03% ही है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दे 0.03 से 0.04 कर दे, है ना, तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। बट इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड by or beyond 0.05%, then the rate of photosynthesis will decrease, है ना। उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक का तरह काम करने लगेगा, जहर की तरह काम करने लगेगा। ओके, समझ पा रहे हो, है ना। चलिए कुछ कुछ लिखा हुआ इसमें देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, 0.5 के बियॉन्ड यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने लगेगा, क्योंकि इट विल एक्ट एज टॉक्सिक टू द प्लांट। चलिए ग्राफ दिया होगा यहाँ पे, उस ग्राफ से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ग्राफ नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ जी, देखेंगे यहाँ पे जो C3 प्लांट होते हैं, जो C3 प्लांट होते हैं, उनको यदि हम ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन दे दें, है ना, तो वो ऑपरेट हो सकता है, वो ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन C4 प्लांट्स कम CO2 कंसंट्रेशन पे ऑपरेट हो सकता है, कम CO2 कंसंट्रेशन पे भी अच्छा से बायोमास का प्रोडक्शन कर सकता है। फाइन, ये सेटिस्फाई हो जाता है एट लो CO2 कंसंट्रेशन। C4 प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, while C3 प्लांट कैन बी सैचुरेटेड एट हायर वैल्यू। फाइन, ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगा, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान के चलिए सैचुरेशन पॉइंट आ गया यहाँ पे, है ना, और एक सैचुरेशन पॉइंट बना रहे हैं हम यहाँ पे। फाइन, तो ये रहा 360 माइक्रोलीटर, ठीक है, पर लीटर, और एक है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, है ना। ये रहा आपका C3 प्लांट के लिए और ये रहा C4 प्लांट के लिए। C3 प्लांट, C4 प्लांट, कहने का मतलब C4 प्लांट सैचुरेट हो जाता है एट लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक ना, while C3 प्लांट हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे सैचुरेट होगा। फाइन, तो आपने देखा होगा कि हम लोग ग्रीन हाउसेस बनाते हैं, है ना, ग्रीन हाउस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं बिकॉज ऑफ CO2 फर्टिलाइजेशन, है ना। CO2 फर्टिलाइजेशन के लिए हम लोग ग्रीन हाउसेस बनाते हैं। व्हाट हैपेंस इन ग्रीन हाउसेस,
है ना। ग्रीन हाउसेस में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने के चलते बायोमास का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कमान, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, है ना, कहेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। In order to increase the rate of photosynthesis, we increase the concentration of CO2 in the environment, है ना। इसको कहा जाता है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। और करते हैं हम लोग इसलिए क्योंकि जो प्लांट हम ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए वो ज्यादातर C3 प्लांट्स होते हैं और C3 प्लांट्स का बायोमास प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इसलिए ग्रीन हाउसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया जाता है। जब भी आप ग्रीन हाउस गैस घर के अंदर एंटर करोगे ना तो थोड़ा सा वार्म महसूस होगा, थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, ऐसे लगेगा कि ह्यूमिडिटी कम है, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में प्रेजेंट है एंड वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स थर्मिक इफेक्ट। ये पूरा फिनोमेनन समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया ये पूरा फिनोमेनन? ओके फाइन। तो कौन से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं बाय CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट से? कुछ होगा, टमाटर वगैरह, देखो हाँ यहाँ पर है, टमाटर है, पेपर है, बेल पेपर, है ना, ये सब का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। फाइन, याद रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे, है ना, कि दैट C4 प्लांट्स सैचुरेट हो जाता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ गैस पे और C3 का सैचुरेशन पॉइंट होता है 450 माइक्रोलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर ऑफ एयर। फाइन, ये दो चीज याद रखेंगे। CO2 फर्टिलाइजेशन क्या होता है याद रखेंगे। शैल आई डू आई नीड टू राइट दिस डेफिनेशन CO2 फर्टिलाइजेशन का? शैल आई राइट? लिख दीजिए। डू आई हैव टू? ओके, लेट मी। CO2 fertilization effect. Phenomenon of increasing the concentration of carbon dioxide ठीक ना, increase the concentration of carbon dioxide to increase the biomass production, है ना। इसी को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। फाइन फाइन फाइन, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। C4 प्लांट के लिए टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा और C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, है ना। C4 प्लांट कैन ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, C3 प्लांट कम टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर मैंने मेंशन करा है कंपैरिजन वाले लिस्ट में, देख लेंगे वहां पे। फाइन 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 फाइन, और कुछ बता दें इसमें। Tropical plant have higher temperature optimum than the plant adapt to temperature climate। ये सब पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है, ठीक है, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइन, टेम्परेचर भी बहुत रेयर केसेस में ही लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, बहुत रेयर केसेस में, ठंडी के मौसम में, है ना। क्या बताएं, बस इतने याद रखेंगे। C3 प्लांट, हाँ, C3 प्लांट हैज मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, खुद से करेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इज वाटर।
कुछ खास नहीं है पानी के बारे में भी, है ना। पानी के बारे में भी कुछ खास नहीं मेंशन है। पानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नहीं रहेगा तो पौधा विल्ट कर जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा क्लोज होगा तो CO2 पौधे के अंदर एंटर नहीं करेगा, नहीं करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। फाइन, ओके। सो वाटर भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकती है सूखे कंडीशन में, ठीक ना। यदि पानी नहीं है किसी एरिया में तो CO2 वाटर भी एक प्रकार का लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। फाइन, तो बहुत रेयर है पानी भी की लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करे। ओके, ठीक है। इसके अलावा ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गई है, जितना भी हम लिखाए हैं दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। दीज ऑल आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएंगे, इंटरनल फैक्टर में आ जाएगा आपका किस प्रकार का लीफ का अरेंजमेंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टोमाटा, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स, ये सब हो जाएंगे इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है। सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। डू यू वांट टू सी माय विलेज? सर दिखाइए। दिखा रहा हूँ। Yes, sir. लेट मी फ्रंट कैमरा कैसे करते हैं? ये सॉरी, फ्रंट कैमरा नहीं, बैक कैमरा का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? आ रहा है कहीं पे? टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे है। लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है ऑप्शन? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। लेफ्ट कॉर्नर, हाँ ये हियर इट इज, दिखा? Yes, sir. दिस इज माय विलेज। ये देखो तालाब था, इसमें कुछ दिन पहले बच्चों ने मछली मारा है। दिस इज सन डाउन, सनसेट का सीन है, ठीक है। ये कौन सा फसल लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? गेहूं है क्या? यस, इट इज व्हीट। और वो येलो कलर का? सरसों। Sarso. सरसों, यस। ठीक है। और इस तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ से पहले नदी दिखता था, रिवर दिखता था, है ना। अभी इतने लोग घर बना दिए कि पूरा डूब, मतलब कि ढक चुका है। हाँ जी, इस चैप्टर से किसी को सवाल करना है तो कर सकता है। ये चैप्टर खत्म होता है, टुमारो विल स्टार्ट जूलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फाइन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद फिर रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन के बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। फाइन, यदि वो चैप्टर खत्म हो गया देन यू विल गेट ब्रेक ऑफ 2 or 3 days। ये बार बार ये कहाँ से आ रहा है ना। उसके बाद क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों लोग को बता देंगे कि क्लास 12 का टॉपिक हम लोग का शुरू होने वाला है March 1 से। फाइन, बता के रखेंगे। Sir, online या offline? I'll come there, है ना। मैं वहां पे आऊंगा, मैं बोकारो आऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसा गवर्नमेंट अलाउ करेगा उसी तरीके से होगा, है ना। So ऑफलाइन भी होगा, maximum ऑनलाइन coaching तो यहाँ खुल चुका है। खुल चुका है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ऑफलाइन के लिए ही, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखेंगे।
फाइन, दिस टाइम हम लोग कोशिश करेंगे समय Yes, sir. बचाने के लिए, है ना, समय बचाने की कोशिश करेंगे हम लोग। समय बचेगा तो आप ही लोग का फायदा, है ना। सी ऑफलाइन में ये था कि आप लोग को आना जाना है ना, तो आने और जाने में समय खर्च तो होता ही है ना, तो वो समय आप बचा सकते हो इन ऑनलाइन मोड ना। तो कुछ कुछ टॉपिक हम लोग ऑफलाइन करेंगे, कुछ टॉपिक ऑनलाइन करेंगे। आई थिंक इफ आई एम सेंडिंग दिस इन दिस ग्रुप, ठीक है, देन इट विल डू। क्या बोलते हो आप लोग, या सब पे फॉरवर्ड कर दूं? विल इट डू? कितना सारा ग्रुप है? अरे नहीं, 3 ग्रुप है ना 11 मेडिकल का, देखो 11 मेडिकल डाउट है, 11 एमबी है, 11 मेडिकल है, आपके सामने दिख, आपके सामने स्क्रीन है, देख पा नहीं पा रहे हो क्या? स्क्रीन तो शेयर है ये, Sir, दिख So, रहा है। दिख रहा है ना? आप सब लोग को नोट्स मिला, देखो तो 11.13.5 का। Yes, sir. ओके देन, ओके देन, आई एम साइनिंग ऑफ। कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। बुकलेट सॉल्व करो। बुकलेट में जो एम्स वाला सेक्शन है, यू कैन ओमिट दैट वन, है ना, क्योंकि अब उस लेवल का क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। एनसीईआरटी सॉल्व करें, फिंगर टिप सॉल्व करें, है ना, फिंगर टिप सॉल्व करिए। और मैंने बुक एक रिकमेंड करा था, एररलेस बायोलॉजी, यदि वो पढ़ पाओगे तो भारत का कोई भी मेडिकल एग्जाम क्रैक कर लोगे, कोई भी बायोलॉजी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो यदि आप एररलेस बायोलॉजी पढ़ते हो। फाइन, ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं हम लोग। ओके थैंक यू सर। ओके Thank you. ओके।